मैं सुशांत सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम मंच में। और मोदी सरकार अपने 5 में से 4 साल पूरे कर रही है। इसको अगर आप इस तरीके से देखिए कि अगर कोई बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो उसने प्री बोर्ड दे दिया है और प्री बोर्ड तक में ये पता चल जाता है कि उसे बोर्ड में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और उसकी स्थिति क्या है, कितने अंक आएंगे। तो 2019 के ठीक पहले हमने ये मंच सजाया है जहां सरकार के तमाम बड़े मंत्री शिरकत करेंगे और सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, कामकाज के बारे में बताएंगे और विपक्ष जो है वो सवाल करने के लिए मौजूद होगा। #इंडिया न्यूज मंच पर आप ट्वीट कर सकते हैं। और हमारे साथ सबसे पहले जो जुड़ रहे हैं वो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नितिन जी आजकल बहुत चर्चा में हैं। जो सड़कें देश में बन रही हैं उसको लेकर बहुत चर्चा है और वो सड़कें सरकार के लिए दिल्ली की कुर्सी तक का रास्ता तैयार कर रही हैं या नहीं, ये हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया नितिन जी से पूछेंगे। सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत और नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत सहज हैं, आप कभी भी मना नहीं करते किसी काम के लिए, तो इसके लिए आपको विशेष कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगा। आपने बहुत तेजी से हाईवेज बनाए हैं और क्या ये हाईवे दिल्ली तक आ रहा है, पूरे देश से गुजरता हुआ? हाईवे रोड कनेक्टिविटी से दिल्ली तक आएगा ये तो मैंने जरूर सोच कर किया है और करते समय पॉलिटिकल हाईवे की बात मन में नहीं है। एक मैं आपको मुझे लगा दोनों कनेक्टेड हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं ये मानता हूं कि जनता की अदालत में जनता आखिर मालिक है और लोकतंत्र में यह जनता का अधिकार है कि वो किसको चुने या न चुने। हमारा काम यह है कि हम जितना अच्छा काम कर सके, जनता का जीवन सुसह्य बना सके और जितने हमारे कार्य के अच्छे फल जनता को मिलेंगे तो जनता जात पंथ धर्म भाषा इसका विचार न करते हुए हमको साथ देती है। और इसलिए पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसमें हाईवे हो, बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, रोड के साथ साथ अब जल मार्ग है, बाकी अनेक बातें हैं और इसमें हर मिनट में वॉट एवर द बेस्ट, अच्छे से अच्छा हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। और मैं थोड़ा सा मेरा राजनीतिक स्वभाव कम होने के कारण मैं नहीं सोचता कि किसको क्या लगता है। मैं कहता हूं जिसको जो लगना है लगे, अपना काम है काम करना। इसलिए कोई भी पार्टी हो या किसी अपोजिशन की सरकार हो, जो भी मुझे काम कहता है तो अगर वो जनता के हित में रहता है तो मैं उसको मदद करता हूं, उसमें राजनीति नहीं लाता। ये तो हमने खुद देखा है कि विपक्ष की सरकारें रही हैं, उन्होंने भी आपके काम की बुरी बुरी प्रशंसा की है और आपने जिस तरह का सहयोग उनको दिया है। सर, सबसे पहले मैं अगर राजमार्ग से शुरू करूं तो अभी हाल में ही एक विवाद हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 जून से रोड खोल ही दो। ये क्या मामला था? ये इस तरह से इस इवेंट ने इस तरह का टर्न क्यों लिया आखिरकार? किस बारे में पूछो? पैराफरी एक्सप्रेसवे के बारे में। नहीं, वो ऐसा है कि हमारी सरकार आने के पहले ही ये हाईवे हरियाणा उत्तर प्रदेश, आखिरकार किस बारे में पूछो? पैराफरी एक्सप्रेसवे के बारे में। नहीं, वो ऐसा है कि हमारी सरकार आने के पहले ही ये हाईवे हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली 3 सरकार ने लैंड एक्विजिशन ले पैसे देकर ये हाईवे बनाना भारत सरकार ने ये तय हुआ था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट में गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भूरेलाल जी की अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की थी, वो इसका फॉलोअप करती थी और सुप्रीम कोर्ट का कहना सही था कि ये हाईवे अगर बन जाएगा तो दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन कम होगा। पर जब मैं मंत्री बना तब दिल्ली ने कहा, प्रदेश ने कहा कि अब हमारे पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं। उत्तर प्रदेश ने थोड़े बहुत पैसे दिए, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिए। फिर हरियाणा कहने लगा जब दोनों ने दे रहे तो हमसे क्यों मांग रहे हैं। तो मेरे डिपार्टमेंट ने नोट भेजी कि ये पैसे नहीं मिले तो काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा छोड़ो ये बातों को, जिसने दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। जो दिया वो ले लो, बाकी पैसा भारत सरकार का डालो, हाईवे बनाओ, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त है। पूरा मैंने 6000 करोड़ रुपए, ये जो हाईवे बनाया ना जो कल उद्घाटन हुआ परसों, 6000 करोड़ रुपए एक्विजिशन किया और हमने अब यह हाईवे पूरा किया है। और एक अभी टेक्निकली अशेक
कंपनी के साथ सर्वे किया, इस एक हाईवे के कारण दिल्ली का ट्रैफिक जाम 41% और 27% पोल्यूशन कम होगा। तो सब दिल्ली वालों को तो इस पर ताली बजानी चाहिए। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इसके साथ साथ ये 14 लेन का हमने जो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का पहला पार्ट ओपन कर रहे हैं, ये बहुत से आपके पत्रकार भी उधर रहते हैं नोएडा की तरफ, मुझे तो ज्यादा दिल्ली की जागरूक मालूम है, और वो मुझे बताते हैं कि हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आपने बचाया। जो सवा 1.5 घंटा लगता था 10 किलोमीटर जाने के लिए ट्रैफिक जाम में, अब वो 10 से 12 मिनट में जा रहा है। और ये दिल्ली मेरठ को 4 घंटे लगते थे, 4.5 घंटे लगते थे कभी। अब अगले साल मार्च तक हम दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पूरा करेंगे। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो 2 बातें मेरे को, आप इसमें काम करते इसलिए आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप और मैं इसमें एक लाइन पर है। दिल्ली का वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, यमुना का प्रदूषण। कल मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई और दिल्ली के करीब 11 प्रोजेक्ट है जिसमें हम 7-8 हजार करोड़ खर्चा कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार उसमें इंप्लीमेंट कर रही है। कल पूरे प्रोजेक्ट लाइन पर लग गए हैं और 1 साल के अंदर मार्च तक यमुना का काफी प्रदूषण कम हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होगी जो जल प्रदूषण की दृष्टि से दिल्ली के लिए उपलब्धि होगी। दूसरी बात जो है कि दिल्ली में ये जो ट्रैफिक जाम है, इसके लिए हमने एक अध्ययन किया और वो सर्वे मैं आपको दूंगा। दिल्ली के पूरे ट्रैफिक जाम के पॉइंट, एक्सीडेंट के पॉइंट हमने निकाले और हम 40,000 करोड़ रुपए भारत सरकार से, मेरा डिपार्टमेंट खर्चा कर रहा है। इसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 7,000 करोड़ का है। एक 10-15 दिन में उसके भी प्रधानमंत्री की डेट लेकर उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ दिल्ली के छोटे मोटे पूरे चेक ऐसे जो पॉइंट्स थे हमने निकाले हैं और वो पूरे क्लियर करे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से आते समय ये धौला कुआं टू मिलिट्री का जो है दोनों रोड बड़ा होकर छोटा हो जाता है, तो वहां भी हमारा काम शुरू है। तो वो पॉइंट, एक ही पॉइंट रोज मेरा 1 घंटा खराब करता था। मैं नागपुर से आया एयरपोर्ट से तो 1.25 घंटे में आता था, 1 घंटा 20 मिनट में, और घर आने के लिए 1.5 घंटा लगता था। रोज मैं इतना अस्वस्थ होता था। तो मैंने निर्णय किया कि ये मैं भी तो लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। अब वो भी ऐसे पॉइंट हम निकालकर अच्छे कर रहे हैं। एक अच्छी बात हमने कल की और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, एलजी, तीनों मेयर, कमिश्नर, हर्षवर्धन जी, यूडीके और मिनिस्टर हम बुलाकर एक कार्यक्रम तय करने वाले हैं। ये यमुना का तो मैंने गंगा, नमामि गंगे में पूरा काम मेरे पास है, ये तो हम वाटर पोल्यूशन का कर रहे हैं। अब मैंने ये ध्यान में आया कि ये जो मिट्टी है रोड पर, ये पोल्यूशन करती है और जब वो CO2 निकलता है तो मिट्टी उसमें मिलकर वो पार्टिकल का वजन बढ़ता है, उससे दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। मैं लंदन में था तो एक परिवार मेरे सामने आया, हमने दिल्ली के टिकट कैंसिल कर दिया, हम नहीं आएंगे दिल्ली। अब वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि ये एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कितना कठिन है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि पूरे रोड को 3 दिन में वैक्यूम क्लीनिंग सिस्टम से पूरी मड़ को उठाकर साफ करेंगे। और दूसरा एक कार्यक्रम हम सब संस्थाओं को देंगे कि जहां जिनके रोड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, NHI के हैं, UD के हैं, DDA के, हम उसमें रोड के बाजू में एक तो कंक्रीट ब्लॉक्स लगाएंगे या लॉन तैयार करेंगे ताकि मिट्टी रोड पर ना आए। और मैं दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट को मैंने कहा कि दिल्ली के आजू बाजू के कंस्ट्रक्शन में आप प्री कास्ट, फैक्ट्री में दीवारें तैयार होगी वो लाओ, प्री कास्ट मैंडेटरी करो। और मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से एक नोट मूव कर रहा हूं UD और सबके सहयोग से कि अब प्री कास्ट ही होगा, ये रेत लाना, सीमेंट लाना बंद करो। और दूसरी अच्छी बात, ये जो दिल्ली के आजू बाजू में सहारनपुर, हरियाणा में जो परेली जलाते थे, जो आपको पता है, अब पॉलिसी पास हो गई 15-20 दिन पहले कैबिनेट में, 2nd जनरेशन इथेनॉल, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, परली, बांबू, म्यूनिसिपल वेस्ट से अब इथेनॉल बनेगा। तो ये कारण परेली भी जलेगी नहीं। अब ये गाजीपुर की जो कचरे की टेकरियां हैं, इसको एक कल्चर मारकर उसका वॉल्यूम कम करना और फिर उसमें से ग्लास, मेटल और प्लास्टिक सेग्रीगेट करके जो कचरा आएगा उसका ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे। और उसके बारे में भी एक टेक्नोलॉजी लाकर मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीछे लगा हूं। मुझे लगता है ये 3-4 बातें अगर होगी तो आज दिल्ली का जो पोल्यूशन है, आज उससे एकदम काफी बड़ा परिणाम दिल्ली पर होगा। और दिल्ली को जल प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से आने वाले कम से कम 6-8 महीने में
एक काफी रिमार्केबल परिणाम आएगा। और ये मैंने मिशन मोड में काम स्वीकार किया। हरियाणा की सरकार जो एक रोड बना रही है, वो भी रोड अभी इसका आगे का पार्ट है, वो भी 1-1.5 महीने में मुख्यमंत्री जी का वो पूरे करेंगे। और एक हमारे 8 लेन का रोड में मुक्कर दमा चौक करके कोई है यहाँ, उससे भी सोनीपत की तरफ जाता है, वो भी हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। तो इससे दिल्ली के काफी जो प्रदूषण करने वाले ऐसे ट्रैफिक जाम के पॉइंट्स हैं, उसमें सुधार होगा। आपने दिल्ली की बात करी और बड़े सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली की बात करें। मैं अब देश की बात करता हूं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने कितने किलोमीटर जो सड़क है वो रोज बना दी, क्योंकि वो फैक्ट तो लगातार आता रहता है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी हैं, जिस तरह से नई मेट्रो बनाना है, उससे सड़क खुदती है, बाकी सब चीज होता है। तो मैंने एक ये योजना सुनी थी कि आप ब्रॉड गेज पर ही मेट्रो की शुरुआत करने वाले हैं। क्या इसके बारे में कोई पायलट प्लान बना है? और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी मैं पूना में गया था। पूना के मेट्रो की 47 किलोमीटर की कॉस्ट 1,11,000 है, क्योंकि टनल है 8-9 किलोमीटर अंदर से। नागपुर के मेट्रो की कॉस्ट जो है वो करीब 49 किलोमीटर की 9,000 करोड़ है। अब ये मेट्रो की रीजनेबल कॉस्ट लखनऊ और सब स्टडी करके 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आती है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब ये मुझे कहते हो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं लोगों को गाड़ियां मत खरीदी करो, ट्रैफिक कम करो, रोड पे ज्यादा जाओ मत, बस से प्रवास करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो। तो मैं रोड अच्छे बना रहा हूं और मेरा जो कहता हूं उल्टा हो रहा है। रेलवे का ट्रैफिक, गुड्स ट्रैफिक पैसेंजर कम हो रहा है, रोड का बढ़ रहा है। मैं इससे खुश नहीं हूं। मैं इसको कम करना चाहता हूं, क्योंकि देश के लिए अच्छा नहीं है। तो अब मैंने ये सोचा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा कैसे बनाएं। तो नागपुर में मेरे मन में आया कि नागपुर ऐसा है, शहर है, डेवलप शहर हो रहा है बहुत। इसमें वर्धा है, जहां महात्मा गांधी जी रुके सेवाग्राम में। इधर एक भंडारा है, इधर काटोल करके है, और एक रामटेक करके, ये नागपुर में लगता है। 65-70 किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो मुझे सोचा कि ये पैसेंजर ट्रेन जब चलती है, तो ये ट्रेन को स्पीड लेने के लिए समय लगता है और रोकने के लिए पहले से ब्रेक दबाना पड़ता है। तो मैंने जब रेलवे को पूछा तो पैसेंजर की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर, एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर। फिर मैंने मेट्रो को पूछा, इसकी स्पीड आती है 125 पर, एवरेज आती है 100, क्योंकि इसको तुरंत प्लेटफॉर्म पे ये स्पीड ले लेती है और ब्रेक दबाए की गाड़ी जैसा है। तो इसके कारण मैंने फिर सोचा कि ये ब्रॉडगेज मेट्रो करके, और नागपुर में जो 4 मेट्रो स्टेशन हैं, जो नागपुर के स्टैंडर्ड गेज पर मेट्रो को जोड़ देंगे, तो ये जो वर्धा से नागपुर आने के लिए 1.25 घंटा लगता है, वो व्यक्ति 35 मिनट में आ सकता है। और मेट्रो पे अगर वो वहां से उतर के ब्रॉडगेज मेट्रो से दूसरे मेट्रो पे बैठेगा तो कहीं भी जा सकता है। तो ये सैटेलाइट सिटी डेवलप होगी। और जो 1,11,000 करोड़ लगा 47 किलोमीटर को, तो ये तो फुकट का मिल गया, ये तो ऑलरेडी तैयार है। तो मैंने रेलवे को कहा कि तुम्हारी पैसेंजर गाड़ियां बंद कर दो, और ये 4 डब्बे की मेट्रो हम खरीदी करेंगे, नागपुर मेट्रो, और ये हम लोग चलाएंगे। तो 25 रोलिंग स्टॉक हम खरीद रहे हैं। नागपुर मेट्रो चला रही है, रेलवे का खर्चा भी कम होगा, पब्लिक को फायदा होगा। आधा डब्बा, एक तो एयर कंडीशन मेट्रो है, फर्स्ट क्लास है। कोई गाड़ी वाला बोलेगा मैं मस्त आराम करके 35 मिनट में जाऊंगा, ताकि गाड़ी नहीं लाएगा तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। आधा डब्बा जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, उसके लिए रखा हुआ है। अब उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि केवल हमको 750 करोड़ की 25 गाड़ियां खरीदना है, बाकी सिस्टम रेलवे की है। यानी जो काम 1,11,000 करोड़ या 9,000 को, वो काम हम मुश्किल से 1,000 करोड़ में कर रहे हैं। अब ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अब ये मेट्रो शुरू में, उदाहरण के लिए दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से मथुरा, दिल्ली से सहारनपुर, दिल्ली से लुधियाना, अगर इसी रोड पर अगर ये मेट्रो शुरू हो जाती है और ये मेट्रो दिल्ली के मेट्रो को जुड़ती है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्यों गाड़ियां लेके आएंगे? और इसलिए ये मैंने पीयूष गोयल जी के साथ मीटिंग की और उनको कन्विंस किया कि आप कुछ मत करो, हम ही करेंगे, और उन्होंने अनुमति दी। अब एमओयू साइन हो रहा है और हम 1 साल के अंदर नागपुर में ये ब्रॉडगेज मेट्रो हिंदुस्तान में पहली बार शुरू कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारा देश गरीब है, जहां 1 लाख करोड़ का काम 1,000 करोड़ में हो जाएगा। ये वाराणसी टू लखनऊ के बीच में चल सकती है, ये अमृतसर से लुधियाना के बीच में चल सकती है, ये मुंबई से पुणे के बीच में चल सकती है, ये मुंबई से नासिक के बीच में चल सकती है। ऑलरेडी मेट्रो की लाइन तैयार है।
तो ये एक बड़ा एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है। दूसरा, अभी हम हवा में चलने वाली बसेस कर रहे हैं। अभी मैं धौलाकुआ टू मानेसर का सब हो गया, अब फाइनेंशियल बिड खुला। मतलब सुपरमैन बस ढूंढ रहे देखिए, ये सस्ता है। आप ये 70 किलोमीटर धौलाकुआ से मानेसर, अगर आप धौलाकुआ में बैठोगे तो आपको नीचे में कोई ट्रैफिक जाम ही नहीं है, एयर कंडीशन पॉन्ड है। आप डायरेक्ट एक स्टेशन पर, आपको उसमें भी किया है कि अब गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर पॉन्ड डालना है, तो मुझे वो गुड़गांव के अंदर के नगरों का नाम मालूम नहीं, तो आप उस पॉन्ड में बैठो, जो उधर जाएगा वो इधर से इधर कट जाएगा, एक उधर जाएगा, तो आपके घर तक चले जाओगे। गडकरी, ये आगे अगर बढ़े तो आपका एक सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर रहा है जिसने रोजगार दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इतने रोजगार जनरेट कर पाया है जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल इतना हायतौबा मचा रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। कांग्रेस के राज में भी चर्चा होती थी, हमारे राज में भी होती है। प्रश्न इतना ही है कि कांग्रेस के राज में जितने रोजगार निर्माण हुए उससे कई गुना ज्यादा रोजगार हमारे राज्य में हुए। हमने 13,000 स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं कनाडा में गया, कोई भी देश में जाऊं और कोई रेस्टोरेंट होटल में जाओ, वो शेफ मिलेगा एक तो उत्तराखंड का, नहीं तो हिमाचल प्रदेश का, होटल मिलेगा पंजाब लुधियाना या जालंधर वाले का। आप अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, अब जर्मनी में जाओ, यूरोपियन देशों में जाओ, सब पंजाब और हरियाणा वालों के होटल हैं। और यहां से लोग वहां जाते थे, एक होटल चलाता है, फिर दूसरे भाई को टैक्सी चलाने के लिए बुलाता है, फिर बच्चों को बुलाता है, और धीरे धीरे वहां रोजगार मिलता है। तो स्किल जो है, कोई शेफ भी है, तो मैं चाइनीज का शौकीन हूं, तो मैं एक बार हमारे मुंबई में लंच एंड चाइना करके अपना ये ताज होटल है बांद्रा में, तो वहां के चाइनीज रेस्टोरेंट में डेविड नाम का शेफ है, बहुत अच्छा बना था। मैं वेजिटेरियन हूं, तो मैंने सोचा, डेविड तुम कहाँ के हो? बोले मैं हांगकांग का हूं। बोले यहाँ रहते हो? हाँ। तो तनख्वाह कितना है? मुझे सब 10-12 लाख मिलता है। अब वो शेफ को 12 लाख मिलता है। तो हर जगह पर हर चीज में महत्व है कि अगर हम कोई हुनर समझे, तो पहली बार 13,000 ट्रेनिंग सेंटर हमने शुरू किया है। अब इसको 1 लाख ट्रेनिंग सेंटर करेंगे। मैं 2,000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहा हूं। अब 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है देश में। तो ये जो स्किल्ड है, इसको लेकर व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण और व्यवसाय विमुख शिक्षण, ये बीए, बीकॉम, बीएससी होकर डिग्री लेके क्या करोगे? फायदा क्या है? इसके लिए उतनी नौकरियां नहीं है, और इसलिए कोई ड्राइवर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई इंजन ड्राइवर बनेगा, कोई सीफेरर बनेगा, तो ये जो इसमें वर्ल्ड में भी जाकर काम कर सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े प्रमाण पर रोजगार मिला है, फिर भी कुछ प्रमाण में और कमी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने तय किया कि मैं 50,000 लोगों को 5 साल में रोजगार दूंगा। जनरली नेताओं को अपने लड़के और लड़कियों को रोजगार कैसे मिले इसी की चिंता होती, भले बात कुछ भी करते रहे। जब बात आती तो मेरे पत्नी को टिकट दो, मेरे बेटे को टिकट दो, और मैं तो मेरे बेटी को टिकट दो, यही बड़े बड़े लोग यही कहते हैं। पर मैंने देखा तो अब 20,000 लोगों को रोजगार मिला है, तो मुझे चिंता ये नहीं है कि मेरे लड़के को कैसे रोजगार मिले। तो मैंने कहा कि अगर कोई 500 लोगों को रोजगार देने वाला अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो मैं उसके पैर छूने के लिए भी तैयार हूं। आपको मैं एक बात कहूंगा कि 47 के बाद जो हमारी आर्थिक सोच थी, जो पूंजीवाद थी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं होगी, नए नए उद्योग नहीं आएंगे, नए नए इनोवेटिव सर्विस सेक्टर में मॉडल्स नहीं आएंगे। एक रेस्टोरेंट, ये एक होटल खुला है, इसने 2,000 लोगों को रोजगार दिया है। दूध देता है, कोई सब्जी देता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई लिफ्ट को चलाता है, कोई इलेक्ट्रिक को मेंटेन करता है, कोई एसी को करता है, कोई होटल रूम में जाता है, कोई रेस्टोरेंट में काम करता है। ऐसे टूरिज्म में हजारों होटल खुल सकते हैं, रोपवे खुल सकती है, केबल कारें खुल सकती है। 49% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टूरिज्म रोजगार के लिए जाती है। हमें सोच बदलनी पड़ेगी, और इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट को फ्रेंडली होना होगा। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके प्रति घृणा करते हैं, ये बड़ा आदमी है, ये शोषण कर रहा है, ऐसा करके नहीं चलेगा। हमको कोई शोषण करता है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें, पर इन्वेस्टमेंट आने से गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। तो थोड़ा सा ये मानसिकता बदलकर अब काफी हो रहा है। और मेरे डिपार्टमेंट में 10 लाख करोड़ के काम मैंने अवार्ड किए हुए हैं,
और एक IIT का रिपोर्ट आया था कि जब ये काम चलते हैं तो 1 लाख लोगों को 1000 करोड़ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। और मुझे लगता है कि ये रोजगार तो मिलता है, वो टेम्पररी होता है, वो काम चलता है तब तक तो दूसरे काम पे जाता है। तो देश की इकोनॉमी ग्रोथ इंजन जितना गति से चलेगा उतने रोजगार निर्माण हो रहे हैं। कुछ जगह कहीं खुशी कहीं गम है, सभी जगह एकदम अच्छा ऐसा नहीं कह सकते, पर बाय एंड लार्ज काफी बड़े प्रमाण पर इसको एक्सेलरेट हो रहा है और रोजगार निर्माण होगा। खेती ये सबसे बड़ी समस्या है। आप गन्ने का दिखा रहे थे अभी, मैं भी किसान हूं, बहुत समस्या है। अभी हम गन्ने से इथेनॉल बना रहे हैं, 1000 इंडस्ट्री आएगी सेकंड जनरेशन इथेनॉल की। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन पे हमारे पेट्रोलियम मंत्री 5 इंडस्ट्री डाल रहे हैं, एक नॉर्थ ईस्ट में डाल रहे हैं। क्या है मालूम है? बांबू, जो आप बांबू काटेंगे रखेंगे और इथेनॉल बनेगा। अब ये मैं मध्य प्रदेश गया था, नेपा पेपर मिल हमारे पास ये वो अभी चल नहीं रही। आप मुझे बताओ कितना दुख होता है, कोई भी अखबार निकालो आप देश का, 80% न्यूज़प्रिंट इंपोर्टेड है, 40,000 करोड़ की लकड़ी इंपोर्ट हो रही है, 4,000 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ियां इंपोर्ट हो रही है, 35,000 करोड़ का पल्प इंपोर्ट हो रहा है। हम किसानों को पेड़ लगाने दो, काटने दो। बांबू तो ग्रास है, अभी हमारे सरकार ने निर्णय किया, अभी तक मानती नहीं थे फॉरेस्ट वाले। अब बांबू भी आया, पेड़ 2 साल के बाद 1 एकड़ बांबू से 200 टन बांबू निकलता है। गन्ने के भाव से बांबू खरीदी किया जा सकता है। बांबू से कपड़े बनते हैं, आचार बनता, घर बनता, फर्नीचर बनता। हमको इसको इंकरेज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने 1200 करोड़ बांबू के लिए रखे हैं। इथेनॉल की पॉलिसी लेगी, जिससे 1000 उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में खुलेंगे। इथेनॉल पर स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा चलाने वाली मैंने अभी लाई है, बस चलती है। तो ये जो नई इकोनॉमी में इनोवेशन होगा नए नए सेक्टर्स में, इससे रोजगार निर्माण होगा। और इसकी गति अभी जो है और ज्यादा गतिशील करना, स्किल डेवलपमेंट को और बढ़ाना, ट्रेनिंग को बढ़ाना, ये और ज्यादा गति से करने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है। इसको प्रायोरिटी है और इसमें धीरे धीरे तस्वीर बदलेगी। अब एक सवाल जो शायद इस हॉल का हर आदमी जानना चाहता होगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को क्या कम किया जाना चाहिए? क्योंकि आज एक नीति आयोग का बड़ा सारा प्रपोजल अखबारों के अंदर है कि ऐसा करा जाए कि जो वैट है उसको 25% कम किया जाए और ड्यूटी जो है उसको भी कम किया जाए। चिदम्बरम साहब तो फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि 25 रुपए मतलब लीटर। चिदम्बरम साहब मंत्री थे तब उनको फॉर्मूले क्यों नहीं याद है? नहीं, फॉर्मूले तो आपके टाइम पे ही निकले। मैं तो जनरली टाइट होके रहेंगे वो। जनरली बड़ा फ्रैंक और फेयर जवाब देता हूं, पर कुछ जवाब सच्चाई के जवाब देना मेरे लिए भी मुश्किल है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है, मतलब कम हो सकती है, आप ये मानते हैं? नहीं मानता हूं मैं। मेरी आप बात को पूरा अभी सुन लो, नहीं तो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये डेलीगेट सब्जेक्ट है। देखिए, पहले हमने ये जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है 7 लाख करोड़ का, इसके ऊपर हम सब्सिडी देते थे, गैस पर, पेट्रोल डीजल पर। जब भाव कम हुए हमने सब्सिडी बंद कर दी। और अब ग्लोबल इकोनॉमी है, अब मैं आपको उसको अन्यथा मत लीजिए। शक्कर के भाव 36 रुपए किलो के 2425 रुपए किलो आए। टमाटर, प्याज, पोटैटो सस्ता है। ऑयल के भाव सस्ते हैं। फूड इन्फ्लेशन जो यूपीए सरकार में 18% था, वो 3% है। तो एक बात सच्चाई है कि अभी इतने में ग्लोबल रेट बढ़ने के कारण क्रूड ऑयल का, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, ज्यादा बढ़े हैं। ये भी दुख लोगों का सही है। अब प्रश्न ऐसा है कि अगर इसको टैक्स कम करेंगे या इसको सब्सिडी देंगे तो हम 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर और सेगड़ी फ्री ऑफ चार्ज दे रहे उज्ज्वला योजना में। ये इसलिए दे पा रहे कि हम सब्सिडी का पैसा हमने उधर दिया है। अगर ये सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है, अगर ये सब्सिडी चालू करेंगे तो वहां देखो, आप सब बातों का नाटक कर सकते, पैसे का नाटक नहीं कर सकते। और इसलिए जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लेना चाहिए था। मुझे याद है कि ये जब प्रेजेंटेशन हुआ था तो फाइनेंस सेक्रेटरी अडिया जी को मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल आता है तो इससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा कि कम होगा? उनने कहा बढ़ेगा। तो बोला ये क्यों नहीं मान रहे? बोले उनको लगता है कि हमारा सॉलिड इनकम है पेट्रोल डीजल का टैक्स राज्य का और लीकर का, तो ये जीएसटी से भी बाहर रखो। पर कल मैंने देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट सुना कि अब जीएसटी में हम तैयार है। तो पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आएगा तो उसकी कीमत कम होगी। और दूसरी बात, उसके साथ सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये पहली बात तो जीएसटी में लाना, ये अगर जीएसटी काउंसिल में मान्य होगा तो अच्छा होगा।
दूसरी बात, इसमें गवर्नमेंट की भी, अब सीपीएम का गवर्नमेंट टेक केयर में 34% टैक्स है, हमारे भी बीजेपी की भी सरकार में टैक्स है। अब प्रश्न ऐसा, यही सरकार का सॉलिड इनकम है, अब इसको कम होना चाहिए तो भावना है, पर मैं तो आपको यही कहूंगा कि ये मेरा अधिकार नहीं है, मैं भावना से तालियां बता रही है कि इसका आपकी बात से लोग फाइनेंस कितने सहमत हैं। फाइनेंस मिनिस्टर और पेट्रोलियम मिनिस्टर ही कर पाएंगे। नहीं, लेकिन आपकी बात का भी तो वजन है। नहीं, ये इसमें मैं उन्हीं के ऊपर उनका ही निर्णय, इसमें उनका ही अधिकार है। अब विपक्ष के लोग एक बात और कहते हैं साहब, गडकरी जी की रफ्तार तो बढ़िया है, लेकिन सरकार की रफ्तार थोड़ी ढीली है। क्या इसको आप हकीकत मानते हैं जो आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं? ये कैसा है, देखो, अब मैं रोड बनाता हूं, अब आप चर्चा ही मत करो, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे, जिस राज्य में जाएंगे, रोड दिखेंगे, तो कुछ आपको और मैंने कहने की जरूरत ही नहीं। अब रोड दिखते हैं, टनल दिखती है, ब्रिज दिखता है, अब बेचारे नड्डा जी क्या दिखाएंगे? अभी रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री क्या दिखाएंगे? वो क्या जज और कोर्ट को थोड़े दिखाएंगे? तो नेचुरली 3 तलाक तो दिखा रहे हैं वो। हाँ, वो है दिखाने लायक, अब वो बहुत कम है, पर मेरे पास दिखाने के लिए खूब है, अलमारी में भरा हुआ है, उनके पास बहुत कम है, इसलिए वो भी काम कर रहे हैं सब लोग, पर वो स्वाभाविक रूप से दिखता नहीं। इसमें रेलवे में, एयरपोर्ट में, अब नए एयरपोर्ट बन रहे, रीजनल एयरलाइन शुरू दिखता है, तो ये थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ दिखता है, बाकी भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे दोस्तों से भी लेना चाहूंगा। जिंद साहब, आकाश जी, छोटा सवाल। सर, मेरा नाम आकाश जिंदल है, एक इकोनॉमिस्ट हूं। आपकी इनोवेटिव, क्रिएटिव और ऑफबीट बातें सुन के लगता है कि अगले साल बीजेपी को 5 साल के लिए नहीं, 15 साल के लिए एक साथ वोट डाल दूं। लेकिन साथ ही साथ मेरी एक तकलीफ भी है सर, 7.2% का जीडीपी ग्रोथ आपने दिखाया, 7.4 शायद होने वाला है, लेकिन आज एक सच्चाई आपकी सरकार माने ना माने, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। खेती जॉब्स नहीं दे सकती, आप जानते हैं। आईटी, बीपीओ, यूएस के हालात क्या हैं आप जानते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 4 साल में हम ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, बड़े प्लांट नहीं लगा पाए हैं। आज बुलेट ट्रेन आप चलाने वाले हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों के पास कमाई नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, तो क्या ये सारा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं जॉब्स को आपको प्रोवाइड करना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट और सजेशन है आपसे। देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है। पहली बात, ये सवाल सही है कि जॉब्स चाहिए। अभी मैं सिंचाई का मंत्री हूं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रोड के बजाय मेरे से सिंचाई पे बात करें, गंगा रिजर्वेशन पे बात करें। 1,88,00,000 हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे हम ला रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसका काम 50% हुआ है और बन पड़े हैं, उनको हम पूरा कर रहे हैं। हम कैनाल के बजाय पाइपलाइन से पानी लेके जा रहे हैं, हजारों करोड़ हमने बचा है और उसको ड्रिप दे रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। अब प्रॉब्लम एक है कि शुगर का भाव ब्राजील तय करती है। ब्राजील में 18 रुपए किलो शुगर है, तो हमारे देश में कौन 36 रुपए भाव से लेगा? सोयाबीन तेल का भाव अर्जेंटीना तय करता है, वहां सरप्लस है। पामोलिन तेल का भाव मलेशिया तय करता है। तो प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी, आइदर यू लाइक इट, मे नॉट लाइक इट, अब देश ग्लोबल बन गया और ग्लोबल इकोनॉमी का हमारे पर इंपैक्ट है। अब इस स्थिति में आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको रोजगार बढ़ाना है। रोजगार कहां से बढ़ेगा? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाने से। एक्सपोर्ट कैसे होगा? लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करके। लॉजिस्टिक कॉस्ट में एक ट्रक 250 किलोमीटर चलता था, अच्छे रोड बनाए 450 किलोमीटर चलने लगेगा, तो उसकी किराया कम होगा। फिर पानी पे जाएगा। अभी हमने 1,58,000 कारें एक्सपोर्ट की बीपीटी से और 4,60,000 कारें टुटीकोरिन से एक्सपोर्ट की और 150 की 2 ट्रक अशोक लेलैंड की चेन्नई से पानी से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अभी ग्रेप, आम, हमारे यहाँ रत्नागिरी से अल्फांजो है, पूरा वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा, तो वहां के किसानों को डॉलर में पैसा मिलेगा। नासिक से 2,000 करोड़ के ग्रेप एक्सपोर्ट हो रहे, तो किसानों को पैसा मिलेगा। वहां से ओनियन करीब 2,000 करोड़ का देश में जाता है, कुछ बाहर जाता है, तो पैसा मिलेगा। हमको अब क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लानी होगी और इकोनॉमिक वायबिलिटी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में आएगी।
और जब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप होटल में नहीं जाओगे, आप होटल में नहीं जाओगे तो होटल में वेटर को और उसको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खाओगे नहीं तो कैसे होगा। तो आपकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ने से इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ती है। तो ये हम लोग सब जगह प्रयास कर रहे हैं, पर आपके बात में सच्चाई है, कुछ सेक्टर में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। बीच में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसके बाद उनको सब सेक्टर कुछ अच्छे चल रहे, कुछ जगह प्रश्न है। और थोड़ा स्पष्ट बोलूं तो पहले नंबर 2 की इकोनॉमी थी, टैक्स पे वाले कम कर अभी कम थी, लोगों को सब विदाउट बिल काम करने की आदत थी। ये मैं फर्नीचर का काम करता था, ये दिल्ली से लेते थे तो बिल देते थे, तो एक मुझे लगा बिल मिला है, तो मैंने अपने ऑडिट में लगाया तो मुझे सीए ने बताया ये बिल नहीं है, इसमें ऊपर एस्टीमेट लिखा है तो वो एस्टीमेट था, तो बिल ही नहीं फाड़ते थे। तो अब क्या हुआ कि अब हर आदमी नंबर 1 में आने के कारण तकलीफ तो हो रही धंधे में थोड़ी बहुत, इसको रेगुलराइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इकोनॉमी में 7.2 से मुझे लगता है कि अगले मार्च तक हम 8% तक जाएंगे, और 8% पे जाने से केवल नहीं होगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारा 4% है और मध्य प्रदेश का 23% है। जिस दिन हमारे गांव गरीब मजदूर किसान को सही में अच्छा जीवन देना है तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 13 से 14% जाना चाहिए। इसके लिए पानी, बीज, फर्टिलाइजर, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, ये सब बातों को हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में काम कर रहे हैं, पर कुछ जगह समस्या भी है, ये सच है, उसको हम आइडेंटिफाई करके सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इस साल के एंड तक परिस्थिति में काफी सुधार हो जाएगा। गडकरी जी, आखिरी 2 सवाल। पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा, कई सारे टोल हैं, जैसे एक मनेसर का टोल है, पहले गुड़गांव वाला तो हट गया, मनेसर का टोल था, डीएनडी था। इन टोलों को आखिरकार कब तक ये चलते रहेंगे और इनको हटा के इनकी जगह कुछ मॉडर्न चीज जोड़ दी जाए, कुछ फास्ट सिस्टम जोड़ दिया जाए, कुछ कार्ड जोड़ दिए जाए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी तक भी वो मैनुअल सिस्टम की गाड़ी रुकी, 5 मिनट में उसने नोट दिया, नोट को उसने बदला और बदलने के बाद उसने अपना कूपन काटा और फिर गाड़ी आगे चली। आपको नहीं लगता इससे रफ्तार धीमी होती है? देखो, पहली बात तो ऐसा है कि अगर टोल लेंगे तो नए काम कर सकेंगे। मैं लोगों को कहता है, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। आपने ये कार्यक्रम इतने बड़े होटल में लिया, आपको किराया देना पड़ेगा, चाय का कप यहाँ 200 रुपए का होगा। फुकट में लेने का ऑप्शन था, रामलीला मैदान पर आप भी बैठते, मैं भी बैठा, ये भी बैठते, कार्यक्रम हो जाता, लाइट लग जाते। रामलीला में मैदान में बैठना है तो फुकट में कार्यक्रम, यहाँ करना है तो पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको एक्सप्रेस हाईवे चाहिए तो सरकार के पास पैसा नहीं है, तो टोल कभी रद्द नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोलता। पर एक बात आपकी जरूरी है, तकलीफ दूर हो सकती है। और इसमें अभी 22 लाख फास्ट ट्रैक हमने बेचे हैं, और अभी निर्णय किया कि कोई भी गाड़ी खरीदी करेगा तो गाड़ी के साथ ही उसको एक स्टिकर लग के आएगा, और जैसे मोबाइल फोन चार्ज होता है वैसे आपके बैंक अकाउंट से वो जुड़ा होगा, जितना आप जाओगे उतना पैसा कटेगा। अभी ये जो दिल्ली का परसों सब जगह ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की है, जहां से गए वहां शुरू हो जाएगा, जहां से निकले वहां कैमरा, उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकलेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप ये फास्ट ट्रैक का कार्ड खरीद। इसलिए मैं साउथ कोरिया गया था, और वहां साउथ कोरिया में एक्सप्रेस हाईवे इंफॉर्मेशन कारपोरेशन है। मैं उनके ऑफिस में गया, उनका टीवी है, उनका रेडियो है, उनके कैमरे लगे हुए हैं, ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन, रोड सब वो देखते हैं। तो मैंने अब उनके साथ एमओयू किया है, वो फाइनल साइन अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं, और उनके साथ एनएचआई का ज्वाइंट वेंचर साइन होगा। और पूरी आप जो कह रहे हैं कि एक भी आदमी टोल पर आदमी खड़ा ही नहीं रहेगा, केवल आप जाइए, आपका कैमरा फोटो निकाल लेगा। तो ये सिस्टम लाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। 6-8 महीने में शायद हम इसमें पूरी तरह सफल होंगे। मैं बहुत पीछे लगकर ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरी सवाल, गंगा साफ होती हुई नहीं दिखती, कम से कम ग्राउंड पे हो क्या रहा है उसको लेकर? क्योंकि लगभग 2014 में ऐसा लग रहा था 2019 तक काफी असर पड़ जाएगा, लेकिन वो असर ग्राउंड पे नजर नहीं आया। देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप एक बार गंगा का ही कार्यक्रम करिए। गंगा
और गंगा की 40 ट्रिब्यूटरीज है, यमुना है, काली नदी है, सब कुछ है। अब हमने टोटल गंगा पर 210 प्रोजेक्ट शुरू है। पटना में 11 प्रोजेक्ट है, कानपुर में 5 या 7 प्रोजेक्ट है, वाराणसी में 5 प्रोजेक्ट है। 210 में से 47 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं। मैं आज ही मेरे पास कागज है, मैं आपको स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज लिस्ट देता हूं। फिर हमने 105 प्रोजेक्ट में काम शुरू किया है और करीब 35 प्रोजेक्ट टेंडर प्रोसेस में है और 15-20 के डीपीआर बन रहे हैं। अब क्या हुआ कि हम 20 जगह पर छोटे 2-2 एमएलडी के ऐसे वही जगह पर सिस्टम फिट कर रहे हैं, जिससे हम नालों को भी टैप कर रहे हैं। मथुरा में हमने इंडियन ऑयल के साथ एग्रीमेंट किया है और ये सब प्रोजेक्ट का काम शुरू है। फिर जो राज्य सरकार के बंद थे वो भी हम सुधार के कर रहे हैं और मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, फोटो सहित लिस्ट देता हूं और मैं आपको विश्वास देता हूं कि मार्च 19 के समाप्ति के पहले 70 से 80% गंगा ये शुद्ध होगी, क्लीन होगी। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता रहा हूं और आप इसको चेक करिए। और अगले कार्यक्रम में मैं आपको लिस्ट देके जा रहा हूं। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट, अभी उत्तराखंड में 41 प्रोजेक्ट चालू है, गंगा में दूषित पानी होता है। 41 के 41 प्रोजेक्ट चालू है। मैं आपको लिस्ट देता हूं, आप जाके देखो, आपके डिस्ट्रिक्ट वार्ताहरों को, 4 स्टेट वालों को बोलो, सब शूटिंग करो और एक कार्यक्रम करो। ये परसेप्शन जो हो रहा है कि इसका कारण भी है कि अनेक दिनों से बोला गया पर हुआ नहीं। उमा जी ने भी काफी काम किया है। अब ये परसेप्शन जब तक आप इसके डिटेल में नहीं जाओगे तब तक रहेगा। अभी मैं 4 साल के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और मैं स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट हाथ में देकर कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सब वार्ताहरों को बुलाओ। अभी मैंने गंगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने 5 स्टेट के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बुलाया था। मैंने कहा आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाओ सबको, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जितने कंसर्निंग है उनको बुलाओ और एक बार जोड़ दो। और ये डिस्ट्रिक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये काम हुआ है, ये फोटो है। मुझे लगता है काफी काम हो रहा है और मैं विश्वास देता हूं कि मार्च 19 के पहले आपको गंगा 80% के ऊपर क्लीन मिलेगी। और मैं ये विश्वास देता हूं कि मानसून से पहले मेरा एक चक्कर गंगा जरूर लगेगा। पक्का करिए और इसके पहले आपको मैं पूरा रिपोर्ट देता हूं और आप एक अच्छा काम करिए। मैं आपको और एक बात बताऊं, ये 5-6 स्टेट है, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज के। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट देता हूं, स्टेट वाइज लिस्ट देता हूं, प्रोजेक्ट के नाम देता हूं। आप 8 दिन पहले आपके सब एक-एक डिस्ट्रिक्ट के इसको वहां जाकर शूटिंग करने के लिए बोलो और आप मेरे साथ कार्यक्रम करो और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू करो और फिर आपको जनता को दिखेगा कि कहां क्या क्या कहा। अभी कल दिल्ली के 8-1 हजार करोड़ के 11 प्रोजेक्ट लाइन में लग गए यमुना के ऊपर। ये पूरे दिल्ली, देखो गंगा को कभी इससे कभी गलतफहमी होती है, लोग नाराज होते हैं। 70% गंगा को प्रदूषित करने वाले 10 शहर हैं और 10 शहरों में 2 शहर सबसे गंदगी कर रहे हैं। एक है कानपुर और दूसरा दिल्ली। कानपुर में वो कौन सा कोई एक नाला है जो इसका टेररिस्ट का क्या सोसामाऊ क्या कुछ तो बोलते उसको, हाँ हाँ, वो पानी में इतना अब उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट शुरू हो गया और उसकी टेक्नोलॉजी लिए नीदरलैंड से, वो लोग वहां काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये 1 साल में काफी बदल लग जाएगा। तो आप आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से और सब दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आने वाले साल के लिए। नमस्कार। तो इंडिया न्यूज के मंच पर खुलकर बोले हैं नितिन गडकरी। अपने मंत्रालय के बारे में तो उन्होंने बात की ही है, लेकिन साथ ही जो बर्निंग इश्यूज हैं उस पर भी नितिन गडकरी ने बात की। उन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर बात की और साथ ही